Hello students, how are you all? I hope you all are doing absolutely great. Introducing myself again, I am Bhavna from Concept Clarity in Chemistry. बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक बायो का, फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि आप किसी और चैनल पे आ गए, कंफ्यूज मत होइए। ये आपका अपना चैनल है कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री। मैं आपके लिए ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, इसके दो रीज़न है। एक, दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक इन बायो, ठीक है। और सेकंड, मुझे लगा कि वो क्या कहते हैं ना, जैसे अपन ने वो देखा है कि आप स्टार प्लस देखते हो, रिश्ता वही बात नहीं, तो चैनल वही, थोड़ा सा उसमें टॉपिक थोड़ा अपन अलग लेके आज आ गए हैं। तो क्या है फोटोसिंथेसिस। चलिए, फोटोसिंथेसिस बच्चों कि आपको ये सब पता है, छोटी क्लासेस से आप लोग ये रिएक्शन देखते आ रहे हैं, 6th में, 7th में, 8th में, 9th में, कि ये होता है फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? क्या होता है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जो वाटर होता है उससे रिएक्ट करती है क्लोरोफिल एंड सनलाइट की प्रेजेंस में, और ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर जो है वो हमको गिव अप करती है। तो हमें क्या देती है? ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन हमको देती है। अब क्या है कि ये प्रोसीजर मतलब बहुत ही एक कह दीजिए ब्रॉड प्रोसीजर है। बस आपके सामने हम इसको हमेशा से एक इक्वेशन के इसको एक पूरा समराइज करके ये इक्वेशन इसमें बना दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस जो होता है वो क्लोरोफिल में होता है, ठीक है। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट होता है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में। अब हम पढ़ते हैं क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्लोरोप्लास्ट में देखिए बच्चों, ये आपके पास है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर। क्या है इसमें? एक इनर मेम्ब्रेन होती है और एक आउटर मेम्ब्रेन होती है। जैसे कि दो मेम्ब्रेन्स आपको दिखाई दे रही है, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन and that is inner membrane. ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या, किसकी हम स्टडी कर रहे हैं, किसकी स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे हैं? क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होती है और इसके अंदर ही हमें क्लोरोफिल भी मिलता है। तो इसलिए सबसे पहले अगर हम क्लोरोफिल जो है उसे हम मेन सोर्स मानते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फिर हमें सबसे पहले ये रीड करना जरूरी है कि उसकी साइट क्या है, यानी कि फोटोसिंथेसिस आखिर प्लांट में होता कहाँ पर है। तो इसलिए अपन पढ़ रहे हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर में सबसे पहले बाहर को हमको इनर मेम्ब्रेन दिखती है और अंदर की तरफ हमें इनर मेम्ब्रेन दिखती है और बाहर की तरफ हमें आउटर मेम्ब्रेन दिखती है। क्लियर है? उसके बाद हमें कोइंस लाइक्स यहाँ पे स्ट्रक्चर नजर आ रही है। ये देखिए, ये जो बंडल्स में पड़ी है ना, ये कोइंस लाइक जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, ये ऐसा कोइंस है, ये यूं एक दूसरे के ऊपर एक बंडल के रूप में पड़े हैं। जो एक कॉइन जो होता है, ध्यान से देखिएगा बच्चों, लिसन टू मी, एक जो कॉइन होता है दैट इज थाइलेकॉइड। एक कॉइन को अपन कह देंगे थाइलेकॉइड। क्लियर है? और बंडल ऑफ कॉइन्स, दीज बंडल ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड ग्रैनम। दीज बंडल ऑफ कॉइन्स आर कॉल्ड ग्रैनम। क्या हुआ? एक कॉइन को मैंने थाइलेकॉइड कह दिया और पूरे बंडल्स ऑफ कॉइन को मैंने कह दिया ग्रैनम। और जो भी यहाँ पर फ्लूइड भरा हुआ होता है इनके चारों तरफ, उसको मैंने कह दिया स्ट्रोमा, दैट इज स्ट्रोमा। क्लियर है? चलिए, उसके बाद जो ये जॉइंट्स हैं, ये नेट्स जो हैं जिसके थ्रू जो हैं ये जो थाइलेकॉइड्स हैं, ये जो ग्रेनम्स हैं एक दूसरे से अटैच्ड रहते हैं, इसको मैंने कह दिया लैमेला। व्हाट इज लैमेला? क्या कह दिया मैंने इसको? लैमेला। क्लियर है? तो ये थी इसकी स्ट्रक्चर। क्या हुआ इसमें? सबसे बाहर आउटर मेम्ब्रेन है, उसके बाद इनर मेम्ब्रेन है, उसके बाद मैंने देखा कि कॉइन लाइक स्ट्रक्चर हैं जो एक दूसरे के ऊपर यूं बंडल की तरीके से पड़ी हैं, जिसे हमने कह दिया थाइलेकॉइड। उन एक कॉइन को थाइलेकॉइड कहा मैंने और पूरे बंडल को मैंने इसको क्या कह दिया? ग्रेनम। ठीक है। फिर वो जिन नेट के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, एक दूसरे से अटैच होती हैं, उसको मैंने कह दिया लैमेला। और जो भी फ्लूइड जो होता है इसके अंदर भरा हुआ होता है उसे मैंने कह दिया स्ट्रोमा। क्लियर है? तो ये तो थी हमारे पास क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। चलिए, अब क्या होता है कि जो आपको पता है प्लांट्स में जो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर है किस में होती है? लीव्स में। क्लियर है? अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर जो है वो लीव्स में ही क्यों होती है,
लीव्स में ऐसी क्या अडेप्टेशंस हैं जिसके थ्रू जो है फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर सिर्फ लीव्स में होती है। स्टेम में भी हो सकती है, रूट में भी हो सकती है, फ्लावर्स में भी हो सकती है, फ्रूट्स में भी हो सकती है, कहीं पे भी हो सकती है। तो ऐसा क्या है जिससे कि आप ये कह सकते हैं कि लीव्स में ही होती है ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर। चलिए इसको फटाफट से कॉपी कीजिए, देन अपन पढ़ते हैं कि अडेप्टेशंस ऑफ लीव्स। चलिए कॉपी कीजिए। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट अपना टॉपिक है अडेप्टेशन ऑफ लीव्स फॉर फोटोसिंथेसिस। क्या क्या अडेप्टेशंस ऐसी होती हैं लीव्स के अंदर जिसमें कि फोटोसिंथेसिस उसमें होता है। देखिए फर्स्ट वन इज अ लार्ज सरफेस एरिया। जो लीव्स होती हैं उनका सरफेस एरिया जो है वो बहुत ही लार्ज होता है। जैसे कि लीव्स है, इसका सरफेस एरिया देखिए, इतना एरिया जो है इसका सरफेस एरिया है, इसका सरफेस एरिया इतना लार्ज है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर जो है वो इजीली दे पाती है। सेकंड वन इज अरेंजमेंट ऑफ स्टेम्स, लीव्स, ब्रांचेस सो दैट मैक्सिमम लाइट्स फॉल ऑन देम। आपने देखा होगा जो लीव्स होती हैं वो अक्सर यूं होती हैं, ठीक है, लीव्स जो होती है वो यूं लगी हुई होती हैं। अब सबसे ज़्यादा जो लाइट है, सबसे ज़्यादा जो सनलाइट है वो किस पे पड़ रही होती है, रूट से तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। और जो स्टेम होती है उस पर भी वो उतनी नहीं पड़ रही, क्योंकि स्टेम जो है वो यूं होती है। लीव्स अगर यूं है तो इसका मतलब जो सनलाइट है वो सीधी लीव्स के ऊपर सबसे ज़्यादा जा रही होती है, यानी कि उनकी अरेंजमेंट ही लीव्स की ऐसी होती है कि उससे कि सनलाइट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स के ऊपर पड़े। थर्ड वन इज नेटवर्क्स ऑफ वेन्स फॉर रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस। देखिए जैसा कि अपनी बॉडी में ब्लू वेन्स होती हैं, ठीक है, आपने अपने हैंड्स में देखा होगा, आपको दिख रही होंगी, इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है सब्सटेंस का। वैसे ही जो लीव्स होती हैं, लीव्स को भी कभी आपने ध्यान से देखा होगा तो इसमें भी वेन्स बनी हुई आपको नजर आती हैं। जैसे कि ये वेन्स बनी हुई नजर आती है। ये क्या करती हैं, ये सब्सटेंस को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। लीव्स की वेन्स क्या करती है, सब्सटेंस को आगे ट्रांसपोर्ट करने का काम करती हैं। फोर्थ वन इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा फॉर इफेक्टिव एंड रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर होते हैं, उनका डिस्ट्रीब्यूशन लीव्स के ऊपर इस तरीके से होता है कि जिससे कि जो है कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर ज़्यादा से ज़्यादा उसमें हो पाए। तो एंड फिफ्थ वन इज प्रेजेंस ऑफ मोर क्लोरोप्लास्ट इन द अपर लेयर ऑफ लीव्स। प्रेजेंस ऑफ मोर क्लोरोप्लास्ट इन द अपर लेयर ऑफ लीव्स। लीव्स की अपर लेयर पर जो क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, और जिसके कारण क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट अगर ज़्यादा होगा तो सनलाइट को वो लेगा, ऑब्जर्व करेगा और वो जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर को अपना पूरा कर लेगा। एंड सिक्स वन इज थिन लीव्स टू रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन सेल्स फॉर फास्टर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल। लीव्स जो होती हैं वो काफ़ी थिन होती हैं, जिससे कि क्या होता है, फटाफट से, अगर वो थिन है तो फटाफट से ट्रांसपोर्ट कर देगी सभी सब्सटेंस को एक से दूसरे पार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये तो थी अडेप्टेशन। क्या क्या की थी, लार्ज सरफेस एरिया होता है, उनका अरेंजमेंट ऐसा होता है जिससे कि लाइट जो है उन पे सबसे ज़्यादा पड़े, सनलाइट जो है सबसे ज़्यादा पड़े। नेटवर्क होता है, वेन्स का नेटवर्क होता है जिससे कि सब्सटेंस जो है वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट हो पाए। उसके बाद है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होते हैं वो लीव्स के ऊपर होते हैं और वो इस तरीके से होते हैं, अपर या लोअर सरफेस पर इस तरीके से होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर को इजीली कर पाए। उसके बाद है प्रेजेंस ऑफ मोर क्लोरोप्लास्ट इन द अपर लेयर ऑफ लीव्स। लीव्स की अपर लेयर पर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा होते हैं, और हम जानते हैं कि क्लोरोप्लास्ट जो है वो साइट है जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट ज़्यादा मीन्स जो साइट है वो हमें अवेलेबल करवा रही है लीव्स अपने अपर लेयर पर, तो इट मीन्स वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस होगा। एंड लास्ट वन इज थिन लीव्स टू रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन सेल्स फॉर फास्टर ट्रांसपोर्ट में। लीव्स बहुत थिन होती हैं, और थिन है इसका मतलब है वो जल्दी से जल्दी बाकी जो सब्सटेंस होते हैं, यानी कि जो भी सब्सटेंस वो बनाती है, जो ग्लूकोज अगर ले रही है, तो स्टार्च अगर ले रही है, सेल्यूलोज अगर बना रही है, तो वो सब जो है वो जल्दी से जल्दी बाकी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो ये थी लीव्स की अडेप्टेशन की लीव्स में ही क्यों फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर होती है, स्टेम में, रूट में, फ्लावर्स में, फ्रूट्स में और कहीं पर क्यों नहीं होती है, क्योंकि उनके पास ये अडेप्टेशंस हैं जो कि बाकी के पार्ट्स के पास क्लियरली नहीं है। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, देन मैं आपको बताती हूँ कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर कैसे होती है। तो चलिए बच्चों, अब अपन पढ़ते हैं कि आखिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर क्या होती है।
फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसीजर है उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके रीड करते हैं। फर्स्ट वन इज, अपन इसको फेज 1 फेज 2 नाम देते हैं। देन मैं आपको क्लियर करवाऊंगी कि मैंने इसको फेज 1 फेज 2 में क्यों बांटा है। फेज 1 एंड फेज 2 क्लियर है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर यूं होती है। रीड किया हमने, क्या था? थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर जो थी वो कुछ इस तरीके की थी, लाइक अ कॉइन। थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, इनके पास यहाँ पर अपने पास होते हैं पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफिल। ठीक है, तो ये आ गई हमारे पास पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड क्लोरोफिल। क्या कह रहा है हमारे पास? ये थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर है। इस थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर के आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, ध्यान देवें, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे प्रेजेंट होता है। क्लियर है। अब देखिए क्या होता है इन पे। ये जो क्लोरोफिल जो होता है, जैसे ही सनलाइट, ये सनलाइट हो गई, ठीक है, सनलाइट आई क्लोरोप्लास्ट के ऊपर, यानी कि लीव्स है, लीव्स के ऊपर सनलाइट पड़ी, वहां पे क्लोरोप्लास्ट था, क्लोरोप्लास्ट के ऊपर सनलाइट पड़ी, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर आई, तो यहाँ से क्या हुआ, जो क्लोरोफिल था, इस क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हुए, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुए। ठीक है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, एक्साइटेड होंगे। क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन जो सनलाइट लेके एक्साइटेड हुए हैं वो एक कैरियर से, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाएंगे, यानी कि एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, यूं करके। इलेक्ट्रॉन कैरियर्स जो है, ये जो टॉपिक है वो बहुत ब्रॉड है, ये आपको 11th और 12th में पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पर आप सिर्फ इतना याद रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं वो स्टेप बाय स्टेप एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ, दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर की तरफ ऐसे मूव होते रहते हैं, और इसी के साथ जो कुछ एनर्जी है वो क्या है, लूज करते हैं। कुछ एनर्जी जो है इनकी लूज होती है, एनर्जी जो है वो कुछ लूज होती है। एक बार मैं फेज 2 मिटा दूंगी ताकि मैं इस तरफ के बोर्ड का यूज कर सकूं। अभी फेज 1 ही अपना चल रहा है। क्या हुआ यहाँ से, यहाँ पे अपन ने देखा कि सनलाइट जो है वो थाइलेकोइड के ऊपर पड़ी। सनलाइट पड़ने के बाद जो उसके अंदर क्लोरोफिल थे, उनके इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक्साइटेड हो गए। इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि कुछ एनर्जी वो एक कैरियर से दूसरे कैरियर की तरफ, दूसरे कैरियर से तीसरे कैरियर, लाइक दैट कि मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर 9th का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर है उसमें मैंने आपको बताया था कि वो KLMN जो ऑर्बिट्स होते हैं उनके अंदर वो क्या करता है, मूव होता जाता है, और जैसे जैसे ऊपर के ऑर्बिट पे जाता है तो वो क्या करता है, एनर्जी लेता है, और नीचे क्या आता है तो वो एनर्जी लूज करता है। तो ऐसे ही एनर्जी लूज कर रहे थे, लूज जो, फिर यहाँ तक आप देख लीजिए कि इन्होंने एनर्जी लूज की। क्लियर है। अब आ जाइए इधर। अब ध्यान रखिए, वहां पर अपन ने क्या देखा था, वाटर। वाटर हम देखते थे क्लोरोफिल के प्रोसीजर में, मैंने आपको बताया था कि वाटर होता है। अब उस वाटर को, ये जो एनर्जी थी, इसका यूज इन वाटर ने क्या कर लिया, इसको स्प्लिट करने के लिए, वाटर को स्प्लिट करने के लिए इसका यूज हो गया। तो क्या हुआ, 4 प्रोटॉन्स आ गए प्लस ऑक्सीजन आई, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो इसको आप क्या करेंगे, इस प्रोसीजर को, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। ये हो गई अपनी फर्स्ट प्रोसीजर। ठीक है, क्या हुआ, ये क्लोरोफिल थे जो एक्साइटेड हुए थे, ये एक कैरियर से दूसरी कैरियर की तरफ मूव कर रहे थे और कुछ एनर्जी को लूज कर रहे थे। अब इस एनर्जी का यूज इन वाटर ने कर लिया, इनकी स्प्लिटिंग हो गई। चूंकि ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है, ये लाइट की प्रेजेंस में हुआ है सब कुछ, क्योंकि यहाँ पे सनलाइट है, तो इसको अपन कह देंगे फोटोलाइसिस। क्या कह देंगे, फोटोलाइसिस। फोटो मीन्स लाइट से है और लाइसिस मीन्स टूटना, स्प्लिटिंग ऑफ समथिंग, किसी भी चीज का टूटना इज लाइसिस। ठीक है, और अपन ने लिख दिया वाटरलाइसिस, यानी कि वाटर का टूटना, तो दैट इज फोटोलाइसिस। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि अपने पास प्रोटॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आ गए, ऑक्सीजन आ गए। इस ऑक्सीजन को ध्यान रखें बच्चों, ये जो ऑक्सीजन है, ये जो ऑक्सीजन है, इसका यूज आप, मैं, हम सब ब्रीदिंग के लिए करते हैं। इस ऑक्सीजन का यूज हम किसके लिए करते हैं, ब्रीदिंग के लिए। क्लियर है। चलिए, अब ऑक्सीजन का यूज तो अपन ने ब्रीदिंग के लिए कर लिया। अब क्या हुआ इन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स का, ये अपन पढ़ते हैं। ये प्रोटॉन जो है, मैंने आपको वहां पे बताया था कि
ये प्रोटॉन्स, ये वाली प्रोसीजर है, ये वाली प्रोसीजर मैंने आपको बताया था इसके जो है आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर हुई थी। क्लियर है? ये जो प्रोसीजर है कि क्लोरोफिल जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हुए, तो ये जो प्रोसीजर है वो सारी हुई थी हमारी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। अब जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर है, ये प्रोसीजर हमारी हुई है थाइलेकोइड के अंदर, यहाँ। अब इस बात को आप ध्यान रखेंगे, मैंने आपको क्या बोला है कि ये थाइलेकोइड के अंदर हुई है। ये फ्लूइड है, थाइलेकोइड के अंदर जो फ्लूइड होता है उस फ्लूइड के अंदर ये प्रोसीजर हुई है। आप इस चीज़ को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैंने ये प्रोसीजर जो स्ट्रोमा में बिल्कुल भी नहीं बताई है, मैंने आपको थाइलेकोइड के अंदर बताई है, ना कि स्ट्रोमा के अंदर। क्लियर है? मैंने आपको प्रोसीजर जो बताई थी, जब मैंने आपको वो बताया था कि स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने आपको बताया ये थाइलेकोइड्स है, और जब थाइलेकोइड्स जहाँ पे पड़े हुए होते हैं इनके चारों तरफ जो फ्लूइड होता है दैट इज स्ट्रोमा, और थाइलेकोइड के अंदर जो फ्लूइड होता है उसके अंदर मैंने आपको प्रोसीजर बताई है। क्लियर है? चलिए, अब क्या हुआ, अब थाइलेकोइड जो है इसके अंदर के फ्लूइड के जो प्रोटॉन्स हैं वो स्ट्रोमा से अंदर की तरफ आएंगे, अंदर से बाहर की तरफ आएंगे। मींस ये जो प्रोटॉन्स है ये मूव करते रहेंगे अंदर से बाहर, कभी तो ये जाएंगे थाइलेकोइड के फ्लूइड की तरफ और कभी जाएंगे स्ट्रोमा में। यानी कि ये जब तक इनमें जो कहते हैं दोनों की कंसंट्रेशन, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ से वो कम की तरफ मूव हो जाएंगे, जहाँ कम होगी वहाँ से वो ज़्यादा की तरफ मूव हो जाएंगे। तो क्या है, ये मूवमेंट जो है वो चलती रहेगी। और इन दोनों लेयर्स के, ये जो लेयर्स है थाइलेकोइड की जो लेयर है और स्ट्रोमा है, इस थाइलेकोइड की लेयर के ऊपर एक हमारे पास और शक्तिमान बैठा होता है। ठीक है, इस शक्तिमान को अपन कहते हैं एडीपी। क्या कहते हैं? एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस। अब नाम से ही आपको पता चल रहा है एटीपी सिंथेसिस। अब क्या होता है, ये क्या करता है एटीपी सिंथेसिस, ये एडीपी जो होता है उसके साथ फॉस्फोर को मिक्स करके एटीपी बनवा देता है। क्या हुआ इसमें, एडीपी जो है वो आईपी से फॉस्फोरस से मिक्स होगा, जो इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस है उससे मिक्स होगा, उससे रिएक्ट करेगा और एटीपी हमको दे देगा। जो एटीपी होता है वो एक हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है हमारे पास, स्टार लगा लीजिए इसके ऊपर। क्या है? हायर एनर्जी मॉलिक्यूल। क्या है? हायर एनर्जी मॉलिक्यूल। क्लियर है? अब देखिए, एक तरफ तो इन्होंने क्या किया, एटीपी सिंथेसिस था, इसने इसकी हेल्प से क्या बनाया, एडीपी से एटीपी बना लिया। दूसरी तरफ ये NADP प्लस के साथ ऐड होकर ये क्या बनाएगा, NADPH2। NADPH। क्लियर है? क्या बनाया इन्होंने, NADP से इसने क्या बना लिया, NADPH। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए। देखिए क्या बताया था मैंने, इस प्रोटॉन का दो जगह पे यूज हो रहा है। एक तो हमने क्या बनाया, एडीपी से एटीपी बना लिया, वहां हमने यूज किया। सेकंड वन हमने कहाँ पे यूज किया, NADP से हमने NADPH बना लिया। और NADPH है वो एटीपी की तरह हमारे पास क्या है, एक हाई एनर्जी मॉलिक्यूल है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल। चलिए, यहाँ तक समझ में आता है? मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। क्या हुआ था, थाइलेकोइड था, थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन पे क्या था, आउटर मेम्ब्रेन पे हमारे पास पिगमेंट्स थे, प्रोटीन मॉलिक्यूल थे, क्लोरोफिल थे आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर। सनलाइट पड़ी आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर सनलाइट पड़ने से क्लोरोफिल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो एक्साइटेड हो गए, और वो क्या है, एक कैरियर से, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ, और दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर से तीसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाने लगे। और इस तरीके से एक से दूसरे के पास जाने के बाद उनमें क्या है, एनर्जी जो है कुछ वो रिलीज हुई, कुछ एनर्जी उन्होंने लूज की। इस एनर्जी का यूज ये जो वाटर मॉलिक्यूल था अपने पास, अपन वो रिएक्शन लिखते हैं जब फोटोसिंथेसिस की, उसमें अपन वाटर मॉलिक्यूल लिखते हैं। उस वाटर मॉलिक्यूल जो था उसकी जो स्प्लिटिंग के लिए अपन इस एनर्जी का यूज कर लिया। ये वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो गया, किसमें हो गया, ये बन गया प्रोटॉन, ये बन गया इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का यूज तो आपने कर लिया ब्रीदिंग में, तो ये यहाँ पर कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद अपने पास बचेंगे प्रोटॉन। अब इस प्रोटॉन्स का क्या हुआ, इन प्रोटॉन्स ने क्या किया, ये थाइलेकोइड के फ्लूइड से
स्ट्रोमा में, स्ट्रोमा से थाइलेकोइड के फ्लूइड्स में अंदर बाहर अप्स डाउन्स करते रहे जब तक कि कंसंट्रेशन जो है वो इक्वल ना हो जाए। और कंसंट्रेशन इक्वल कभी होती नहीं है इनकी, तो फिर ये क्या करते हैं, अप्स डाउन्स इनके चलते रहेंगे। इसके बाद जो इनकी रेडियंट है, जो ग्रेडियंट में बना है, यानी कि अगर वो अप डाउन कर रहे हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ और हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ, तो क्या हुआ, इनके बीच में एक शक्तिमान बैठा था जिसको अपन ने कह दिया एटीपी सिंथेसिस। इसको क्या कह दिया अपन ने, एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस ने क्या किया, इसने प्रोटॉन की हेल्प से एडीपी जो था उसको एटीपी में कन्वर्ट कर दिया, एडीपी को एटीपी में कन्वर्ट कर दिया। और एटीपी क्या होता है, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल है हमारे पास। एक तो इन्होंने ये प्रोसीजर दी। सेकंड प्रोसीजर इसने हमको दी, इसने प्रोटॉन ने एडीपी जो था उसको इसने एडीपीएच में चेंज कर दिया, एडीपी जो था वो एडीपीएच में चेंज कर दिया। तो दो हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स अपने पास आ गए। फर्स्ट वन इज एटीपी एंड सेकंड वन इज एडीपीएच। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक अपनी जो प्रोसीजर थी फेज फर्स्ट यहाँ तक खत्म होता है। आप एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ कुछ और इसके कंसेप्ट्स। चलिए कॉपी कीजिए एक बार। तो चलिए कौन कौन सी प्रोसेस अपने पास हुई। पहली प्रोसेस ये होगी फोटोलाइसिस, और ये जो दूसरी प्रोसेस है जिसमें एडीपी से एटीपी बनता है इसको अपन कहते हैं फोटो फॉस्फोराइलेशन, फोटो फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, फर्स्ट प्रोसीजर अपने पास रही फोटोलाइसिस, सेकंड प्रोसीजर अपने पास रही फोटो फॉस्फोराइलेशन। उसमें क्या हुआ, एडीपी से एटीपी बना और एनएडीपी से एनएडीपीएच बना। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारे पास, चूंकि ये जो है लाइट की प्रेजेंस में होती है, तो इसको अपन कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शन। फेज फर्स्ट को अपन कहते हैं फोटो केमिकल फेज भी कह सकते हैं, रिएक्शन भी कह सकते हो आप। क्लियर है, और इसको हम एक लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, लाइट रिएक्शन। क्या हुई हमारे पास, फोटोकेमिकल रिएक्शन और लाइट रिएक्शन। एक बार मैं फिर से आपके सामने डिवाइड कर देती हूँ। फेज फर्स्ट जो है जिसे हम फोटोकेमिकल फेज भी कहते हैं या लाइट रिएक्शन भी कहते हैं, इसमें आपको दो प्रोसीजर बतानी है। एक तो बतानी है फोटोलाइसिस, दूसरी बतानी है फास्फोराइलेशन। ठीक है, फोटोलाइसिस तक पहुंचने के लिए अपन को पहले ये बताना है कि थाइलेकोइड है, थाइलेकोइड के आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर पिगमेंट्स और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स और क्लोरोफिल बैठे हैं। अब इसके अंदर क्या होता है, सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एक्साइटेड होते हैं, और जो एक्साइटमेंट के वो क्या कहते हैं, एक एनर्जी कैरियर से दूसरे एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन कैरियर से दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरफ जाते रहते हैं, और जाने से जो है वो कुछ एनर्जी को लूज करते हैं। इस एनर्जी का यूज अपन कर लेते हैं स्प्लिटिंग ऑफ वाटर में। वाटर मॉलिक्यूल जो अपने पास था, आपने देखा था CO2 प्लस H2 अपन लिखते थे इजिकल टू अपन ग्लूकोज लिखते थे प्लस अपन ऑक्सीजन लिखते थे। ये प्रोसीजर अपन ने लिखी थी फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर को, जहाँ अपन ने इसको समराइज जो इसकी इक्वेशन थी वो अपन ने लिखी थी। तो वहाँ से अपन ने वाटर मॉलिक्यूल लिया, उस वाटर मॉलिक्यूल का यहाँ फोटोलाइसिस हो गया, वो प्रोटॉन में, ऑक्सीजन में और इलेक्ट्रॉन्स में टूट गया। इस ऑक्सीजन का यूज ब्रीथिंग के लिए कर लेते हैं आप, मैं, हम सब इसका यूज है वो ब्रीथिंग के लिए कर लेते हैं। फिर इन प्रोटॉन्स का क्या हुआ, इन प्रोटॉन्स ने क्या किया, ये थाइलेकोइड के जो फ्लूइड था उससे स्ट्रोमा से थाइलेकोइड के फ्लूइड में ये अप डाउन्स करते रहे। इन अप डाउन्स के दौरान इनकी जो लेयर थी उस लेयर के ऊपर हमें मिला एटीपी सिंथेसिस। एटीपी सिंथेसिस ने क्या किया, एडीपी को एटीपी में चेंज कर दिया। इसी के साथ इन प्रोटॉन्स की सहायता से, इन प्रोटॉन्स की हेल्प से मैंने क्या किया, एनएडीपी को एनएडीपीएच में चेंज कर दिया। तो दो मेन जो एनर्जी कैरियर्स थे वो अपने पास आए हैं, दैट इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स एटीपी एंड एडीपीएच। अब इसकी जो प्रोसीजर थी स्प्लिटिंग ऑफ वाटर की प्रोसीजर को मैंने कह दिया फोटोलाइसिस, और फॉर्मेशन ऑफ एटीपी को मैंने कह दिया फोटोफॉस्फोराइलेशन। क्लियर है, तो ये थी लाइट रिएक्शन। चलिए फटाफट से कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। कॉपी तो आप शायद ये कर ली है ना। अब अपन देखते हैं इसकी दूसरी जो है फेज सेकंड, जो कौन सी इसकी फेज सेकंड, डार्क रिएक्शन। चलिए डार्क रिएक्शन रीड करते हैं। तो चलिए बच्चों, सेकंड फेज जो अपना रहता है फोटोसिंथेसिस में वो ये है। फोटोसिंथेसिस अपने ने क्या किया था, अपन ने H2O का यूज कर लिया,
तो अब अपने पास क्या बचा था, क्या कौन सा मेन इंग्रेडिएंट बचा अपने पास, CO2। CO2 का अपन ने कहीं पे भी यूज नहीं किया है, तो फिर अपन इस फेज में करेंगे CO2 का। CO2 से अपन बना देंगे इसमें शुगर, ग्लूकोज या स्टार्च, सेल्यूलोज, इन सब का। मतलब अपन फूड का जो मेन जो फूड जो बनेगा वो बनेगा इस प्रोसीजर में जाकर। देखिए हुआ क्या, कैसे बनेगा। यहाँ पर आप क्या यूज करेंगे, वहां पर जो अपन ने हायर मॉलिक्यूल, हायर एनर्जी मॉलिक्यूल जो बनाए थे, क्या क्या बनाए थे अपन ने, ATP और NADPH दोनों का अपन ने यूज कर लिया यहाँ पर। क्लियर है। आप इस प्रोसीजर में, ये प्रोसीजर अपन इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन। काफी जगह आपको लीड करने को मिलेगा कि यहाँ पर अपन ने डार्क रिएक्शन लिखा है, बट अपन, मैं इसको नहीं मानती हूँ कि डार्क रिएक्शन होती है। डार्क रिएक्शन अपन इसको नहीं बोलेंगे, अपन इसको बोलते हैं कि वो लाइट रिएक्शन पे बेस्ड होती है, या फिर लाइट इंडिपेंडेंट फ्रॉम लाइट रिएक्शन, लाइट से इंडिपेंडेंट होती है। अपने आप भी हो सकता है, अगर लाइट नहीं हो तो भी हो सकती है। ये मतलब एसेंशियल नहीं है कि डार्क रिएक्शन डार्क में ही हो। अगर लाइट, ये इसका मतलब जैसे उस जो फेज फर्स्ट की जो अपनी रिएक्शन थी उसके लिए एसेंशियल थी लाइट, सनलाइट के बिना वो रिएक्शन शुरू ही नहीं होती थी। और ये जो रिएक्शन है ये सनलाइट के बिना भी शुरू हो सकती है, सनलाइट में भी शुरू हो सकती है। तो ये डार्क रिएक्शन नहीं बोल सकते अपन इसको, इंडिपेंडेंट फ्रॉम लाइट, इंडिपेंडेंट फोटोकेमिकल रिएक्शन भी लिख सकते हैं इसको, है ना। तो चलिए क्या हुआ था, अब मैं आपको पूरी जो फेज फर्स्ट और फेज सेकंड है उनका एक समराइज सा तरीका बताती हूँ। यहाँ पर अपन ने क्या किया था, उसमें फर्स्ट अपन ने किया था स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर किया। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर क्या किया था, H2O 2H2O इज इक्वल टू 4 प्रोटीन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2। क्लियर है। सेकंड अपनी प्रोसीजर रही थी फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन, जिसमें हमने बनाया था ADP से ATP, ठीक है। और दूसरे हमने बनाया था NADP से क्लियर है। तो ये थी हमने पहले वाली जो फेज फर्स्ट में जो पढ़ा था। सेकंड फेज में अपन ने क्या पढ़ा, फेज सेकंड क्या पढ़ा था, फेज सेकंड में ये थी अपने पास फेज फर्स्ट। अब फेज फर्स्ट में जो अपने पास ये बने उसमें अपन ने क्या किया, जैसे मान लीजिए CO2, ये एक साइकिल के थ्रू C6H12O6 बन जाएगा और इस साइकिल में यूज हो जाएंगे ATP और ये। क्लियर है। इस साइकिल में यूज हो गए, इनको हमने यूज किया और इससे हमने ये बनाया। इस साइकिल को आप कहते हैं कैल्विन साइकिल। क्या कह दिया इसको मैंने, कैल्विन साइकिल। क्लियर है। फेज फर्स्ट है, फेज सेकंड है। फेज फर्स्ट के जो प्रोडक्ट्स थे उसको अपन ने यूज कर लिया फेज सेकंड में। अब क्या होगा कि फेज सेकंड से अपन को पूरी कैल्विन साइकिल होने के बाद एक साइकिल में जो CO2 से, मैंने तो आपको एक समराइज करके एक रिएक्शन में लिखवा दिया कि CO2 से C6H12O6 बनता है, बट ये पूरी एक साइकिल होती है। बहुत सारे बीच में प्रोडक्ट्स बनते हैं, उन प्रोडक्ट्स से दूसरे इंटरमीडिएट्स बनते हैं, इंटरमीडिएट से फिर वापस बोर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, जो ऐसे करके एक पूरी साइकिल होती है, दैट इज कैल्विन साइकिल। उसको हम क्या कहते हैं, कैल्विन साइकिल। अब कैल्विन साइकिल जो है इससे अपन को प्रोडक्ट्स मिलते जाते हैं। क्या मिलता रहता है, कैल्विन साइकिल से जो बचता है वो ADP और NADP, ADP और NADP बनता है, वो यहाँ पर आता जाता है और यहाँ से ये इस तरीके से जाता जाता है। तो इसमें अपन फेज सेकंड से फेज फर्स्ट में इस तरीके से क्या होता है कि हायर एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं और ये प्रोसीजर जो है वो लगातार होती रहती है। तो ये प्रोसीजर थी हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर क्लास 10th में। जो लाइफ प्रोसीजर आपका चैप्टर है, लाइफ प्रोसेस आपका चैप्टर है, उसके अंदर एक टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, जिसको मैंने आपके सामने क्लियर करने की कोशिश की है। आई होप दिस विल हेल्प यू। तब तक बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल पर कंसेप्ट क्लैरिटी इन केमिस्ट्री।